हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैंडविड्थ और क्यू फैक्टर के बारे में। और अगर एग्जाम में ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं तो हमें किस तरीके से लिख के आना है, उसकी पीडीएफ नोट्स की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है, तो वहां से डाउनलोड कर दीजिएगा और चले जाइएगा। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो इसके जस्ट पिछले वीडियो में हमने एलसीआर रेजोनेंस सर्किट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एक चीज पढ़ी थी रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस यानी क्या, या फिर रेजोनेंट सर्किट यानी क्या, कि जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए तब जो सर्किट होती है वो कैसी हो जाती है, प्योर रेजिस्टिव, जिसके कारण सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसे हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस में हमने क्या देखा था, एक्सएल बराबर एक्सी होने पर मैक्सिमम करंट फ्लो होता था। और डायग्राम से भी हमने ये बात समझी थी। यहाँ पे हमने डायग्राम बना के रखा है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। यहाँ पे कोई एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते थे, जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए तब कोई एक फ्रीक्वेंसी पे क्या होता था, मैक्सिमम करंट फ्लो होता था। यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो होता था, तब हम बोलते थे कि सर्किट जो है वो रेजोनेंस कंडीशन में आ चुकी है। यानी जब मैक्सिमम करंट फ्लो होता है तब सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में आ जाती है। ऐसी बात हमने पढ़ी थी। और साथ ही साथ हमने ये वाला इक्वेशन भी डिराइव किया था रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। कैसे डिराइव किया था, एक्सएल बराबर एक्सी से। एक्सएल की जगह पे हमने क्या रखा था, ओमेगा एल रखा था, और एक्सी की जगह पे क्या रखा था, 1 ओमेगा सी रखा था। इसको ओमेगा नॉट बोल दे तो ओमेगा नॉट का स्क्वायर, तो ऐसा कुछ हमें आंसर मिल गया था अगर याद हो तो। और उसी तरीके से हमने ओमेगा नॉट यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया था 2 पाई एफ में, और एफ नॉट हमने एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। खैर, ये तो पिछले वीडियो की बात है। आज तो हम बैंडविड्थ पढ़ने वाले हैं। तो बैंडविड्थ के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, बेसिक नॉलेज जरूरी है, ठीक है। अब बैंडविड्थ यानी क्या, तो उसके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। ये कौन क्या हो गया, हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या हो गया, हमारा करंट। बैंडविड्थ समझने के लिए रेजोनेंस समझना जरूरी है। रेजोनेंस यानी क्या, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए, जिसके कारण मैक्सिमम करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, तो उसे हम बोलते थे रेजोनेंस। ओमेगा नॉट पे क्या होता था, मैक्सिमम करंट फ्लो होता था, जिसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते थे। ओमेगा नॉट का वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब करंट का जो वैल्यू है वो 1/√2 टाइम्स अपने मैक्सिमम करंट से घट जाए, यानी कि जब जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, जो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, वो अपने वैल्यू से 1/√2 टाइम जितना घट जाएगा, तब 1/√2 टाइम जितना घट जाएगा, तब क्या होगा, आई मैक्स बाई √2। 1/√2 टाइम्स जब घट जाएगा आई मैक्स बाई √2, तब उसके कॉरस्पॉन्ड्स में जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी उसे ओमेगा 1 बोल देंगे, और उसके कॉरस्पॉन्ड्स में दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको ओमेगा 2 बोल देंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये जो विड्थ है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के कॉरस्पॉन्ड्स में, ये जो विड्थ है उसे हम बोलते हैं बैंड विड्थ। बैंड विड्थ यानी इतना डिस्टेंस कैसे हम लाएंगे, 0 से लेके ओमेगा 2 माइनस 0 से लेके ओमेगा 1, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, इसे हम बैंडविड्थ बोलते हैं। सो आई होप बैंडविड्थ का मतलब समझ में आ गया होगा। तो बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेते हैं। बैंडविड्थ इज कंसीडर्ड कब, व्हेन करंट फॉल्स टू 1/√2 from its maximum value, यानी I max by √2, and corresponding to this frequency is omega 1 and another frequency is omega 2, जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो सरल भाषा में हमने क्या देखा कि जब रेजोनेंस हो रहा है, तब जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कितना घट जाए, कितने टाइम्स हो जाए, 1/√2 टाइम्स हो जाए, तब उसके कॉरस्पॉन्ड्स में एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और दूसरी ओमेगा 2। तो ये जो डिस्टेंस है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जिसे हम बैंड विड्थ बोलते हैं, डेल्टा ओमेगा, इसको हम बैंड विड्थ बोलते हैं, डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ठीक है। अच्छा, और दूसरा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है डेल्टा ओमेगा का, बैंड विड्थ का R/L है। ये डिस्टेंस को R/L भी बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ये हमें याद रखना है।
सो आई होप बैंडविड्थ क्या है समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने बैंडविड्थ को ओमेगा के फॉर्म में समझा, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में समझा। अब हम लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में समझेंगे, यानी अब हम एफ के फॉर्म में समझेंगे, बैंडविड्थ का इक्वेशन डिराइव करेंगे। ठीक है, अच्छा तो वापस से यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बैंडविड्थ यानी क्या कि कोई एक फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है और जब मैक्सिमम करंट अपने वैल्यू से 1/√2 टाइम्स जितना घट जाए तब उसके कॉरेस्पॉन्ड्स में एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 होगी और दूसरी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 होगी। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हम बैंड विड्थ बोल देंगे। ठीक है, और बैंड विड्थ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, R/L है। तो ये क्या हो गया, इसका R/L का आधा यानी R/2L और ये भी इसका आधा यानी R/2L। ये R/2L को अगर हम ऐड करते हैं R/2L प्लस R/2L तो एलसीएम क्या हो गया 2L। सो 2L डिवाइडेड बाय R प्लस R हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2R/2L। सो 2 से 2 कैंसर, R/L पूरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करने पर ये मिल जाएगा, तो ये R/2L ये R/2L हो जाएगा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यानी एफ के फॉर्म में, ये ओमेगा फॉर्म में है, एफ के फॉर्म में हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे कुछ इक्वेशन जो नेसेसरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 1 की बात करें, ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ओमेगा नॉट माइनस ये वाला डिस्टेंस R/2L। तो ओमेगा नॉट माइनस R/2L, ये पूरा ओमेगा नॉट माइनस R/2L। शायद से बात समझ में आ गई होगी। ओमेगा 1 के बारे में लिखना है तो ओमेगा नॉट पूरा ले लो, उसमें से माइनस कर दो R/2L। तो वही बात लिखी है कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस R/2L। वापस एक बार, ओमेगा 1 पूरा ले लो, ओमेगा नॉट माइनस कर दो R/2L। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा का इक्वेशन क्या होता है 2πf, तो लिख लिया 2πf। ओमेगा नॉट का इक्वेशन 2πf, तो 2πf इधर नॉट लगा दिया, इधर 1 लगा दिया, ओमेगा 1 है इसलिए माइनस R/2L। ये चीज को यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस साइन से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, माइनस R/, यहाँ पे 2π हम कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा F1, यहाँ पे माइनस F0। ठीक है, यहाँ पे माइनस R/2L। ये 2π को हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे तो 2 to the 4πL हो जाएगा, 4πL हो जाएगा। अब F1 को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो F0 प्लस में यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस F0 माइनस R/2L। ये हो गया हमारा क्या, लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बैंडविड्थ का फॉर्मूला। ठीक है, इसका वैल्यू हमने जो ओमेगा 1 है उसका वैल्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हमने निकाल दिया। उसी तरीके से हम ओमेगा 2 से F2 का लीनियर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हमें ओमेगा 2 लिखना है तो हम क्या करेंगे, ओमेगा 2 लिखने के लिए ओमेगा नॉट इतना डिस्टेंस प्लस ऐड करेंगे R/2L। वापस एक बार, हमें इतना डिस्टेंस चाहिए, यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, यहां तक का डिस्टेंस, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ओमेगा नॉट इतना डिस्टेंस लेंगे प्लस कर देंगे R/2L, यानी ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस R/2L। तो वही बात बोर्ड पे लिखी है, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस R/2L। अच्छा, यहाँ पे वापस से ओमेगा को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीनियर फ्रीक्वेंसी में। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf2 लिख लिया, यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf0 लिख लिया प्लस R/L। ये टर्म को यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, 2π से 2π कॉमन निकाल देंगे तो 2π अंदर क्या बचेगा, F2 माइनस F0 R/2L। अब ये 2π को यहाँ भेजेंगे तो 4πL आ जाएगा नीचे यहाँ पे। अब F2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये F0 प्लस में वहां चला जाएगा, F0 प्लस R/4πL। ठीक है, सो आई होप इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं बैंडविड्थ के बारे में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा। एक डायग्राम ये हमने बना दिया, जिसमें ये डायग्राम कुछ ऐसा है, ये हमारा करंट का, यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है कोई फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट पे। दूसरा एक डायग्राम बना दिया, उसमें कुछ ऐसा हमने बना दिया, ये हो गया हमारा ओमेगा नॉट। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आखिर में एक डायग्राम बना दिया जिसमें कुछ ऐसा डायग्राम हमने बनाया, यहाँ पे मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है कोई वैल्यू ओमेगा नॉट पे। ठीक है, अच्छा ये 3 डायग्राम में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या होगा, तीनों में रेजोनेंस तो हो रहा है। तीनों में ये डायग्राम के लिए मैक्सिमम करंट का वैल्यू ये है, इसमें मैक्सिमम करंट और बढ़ा, इसमें मैक्सिमम करंट और बढ़ा। ठीक है, यानी जैसे जैसे मैक्सिमम करंट बढ़ रहा है, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे बैंडविड्थ पतली हो रही है, बैंडविड्थ शार्प हो रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बैंडविड्थ कुछ इतना है। ठीक है, आई मैक्स बाई √2 नीचे जाएंगे, यहाँ पे भी आई मैक्स बाई √2 नीचे जाएंगे तो बैंडविड्थ और कम हुआ, यहाँ पे भी आई मैक्स बाई √2 नीचे जाएंगे तो और कम हुआ। ठीक
ठीक है। यानी जैसे जैसे बैंडविड्थ कम होता जाएगा, जैसे जैसे बैंडविड्थ कम होता जाएगा, यानी शार्पनेस बढ़ती जाएगी रेजोनेंस की। और अगर रेजोनेंस की शार्पनेस बढ़ी तो हम बोल देंगे कि जो रेडियो का ट्यूनिंग है वो अच्छे से हुआ। रेडियो का ट्यूनिंग अच्छे से हुआ इसका मतलब क्या कि हम जब रेडियो की चैनल चेंज करते हैं तब बीच बीच में कुछ डिस्टरबेंस आता है। डिस्टरबेंस क्यों आता है? क्योंकि वो अपने अगल बगल की फ्रीक्वेंसी भी पकड़ते हैं, ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगल बगल की फ्रीक्वेंसी भी पकड़ते हैं, क्योंकि इसका बैंडविड्थ कैसा है, मोटा है। ठीक है, कोई एक फ्रीक्वेंसी पे एकदम फर्स्ट क्लास हमें सुनाई देता है, क्यों? क्योंकि उसके अगल बगल की फ्रीक्वेंसी वो कुछ कुछ इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। बात समझ में आ रही होगी। यानी बैंडविड्थ जितना पतला होगा उतना मैक्सिमम करंट फ्लो होगा और उतना ही ट्यूनिंग जो होगा रेडियो का एकदम अच्छा होगा। यानी शार्प बैंडविड्थ जरूरी है अच्छे ट्यूनिंग के लिए। शार्प बैंडविड्थ कब आएगा? जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो वही बात लिखी है, फॉर गुड ट्यूनिंग ऑफ रेडियो, टीवी एंड मोबाइल फोन्स small bandwidth is preferred in which maximum current flow, ठीक है, and sharp resonance takes place। यानी ट्यूनिंग के लिए कैसी बैंडविड्थ जरूरी है? पतली बैंडविड्थ, स्मॉल बैंडविड्थ। क्यों? अगर स्मॉल बैंडविड्थ होगा तभी तो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तभी तो शार्पनेस बढ़ेगी। शार्पनेस यानी पतला होगा, ठीक है, रेजोनेंस। सो आई होप बैंडविड्थ की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम चल लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम बोलते हैं, बोर्ड पे लिखा है यहाँ पे क्यू फैक्टर। ठीक है, अब क्यू फैक्टर यानी क्या? क्यू फैक्टर सिंपल सी चीज है। यहाँ पे हमने वही डायग्राम बनाया है कि एक ओमेगा नॉट पे क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। जितना पतला बैंडविड्थ उतना ज्यादा करंट, उतना अच्छा ट्यूनिंग, मालूम है। ठीक है, पतला बैंडविड्थ होना जरूरी है, यानी डेल्टा ओमेगा पतला होना जरूरी है। ठीक है, शार्पनेस होना चाहिए। आई नॉट बाई यहाँ पे आई मैक्स बाई रूट 2 पे क्या होगा, करंट फॉल कर जाएगा इतना, तो ये ओमेगा 1 उसके कॉरस्पॉन्ड में, ये ओमेगा 2 उसके कॉरस्पॉन्ड में। और ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, रेजोनेंस, तो ये फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ बोलते हैं। तो क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर जो है वो रेशियो है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ का। क्यू फैक्टर क्या है? क्यू फैक्टर रेशियो है किसका? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट टू बैंडविड्थ का। बैंडविड्थ यानी डेल्टा ओमेगा का, वही लिखा है। क्यू फैक्टर किसका रेशियो है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ का। ठीक है, अगर यहाँ पे बैंडविड्थ हम कम करते जाएंगे तो क्यू फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शन है, क्यू फैक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी जितना पतला बैंडविड्थ उतना ट्यूनिंग अच्छा, रेडियो का शार्पनेस ज्यादा, मैक्सिमम करंट फ्लो। ठीक है, जितना बैंडविड्थ कम उतना क्यू फैक्टर ज्यादा। यानी कि अच्छे रेडियो के ट्यूनिंग के लिए बैंडविड्थ कम होना चाहिए और क्यू फैक्टर का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बोले क्यू फैक्टर का वैल्यू ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम बोल देंगे उसका बैंडविड्थ कम है। बैंडविड्थ कम है यानी शार्पनेस ज्यादा है, रेजोनेंस ज्यादा है, यानी मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, यानी ट्यूनिंग अच्छा है। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी है, फॉर गुड ट्यूनिंग वैल्यू ऑफ क्यू फैक्टर मस्ट बी वेरी हाई, मस्ट बी वेरी हाई। और वो हाई कब होगा? जब बैंडविड्थ कम होगा। बैंडविड्थ कम कब होगा? जब शार्पनेस ज्यादा होगा। शार्पनेस ज्यादा कब होगा? जब मैक्सिमम करंट फ्लो होता होगा, मैक्सिमम रेजोनेंस होता होगा। ठीक है, अच्छा, अब क्यू फैक्टर का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, या क्या होता है, 1/√LC, जो फर्स्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में डिराइव कर चुके हैं ओमेगा नॉट का वैल्यू। ठीक है, और डेल्टा ओमेगा का स्टैंडर्ड इक्वेशन अभी अभी हमने देखा था, याद रखना है, R/L। R क्या होता है? रेजिस्टेंस। L क्या होता है? इंडक्टेंस। R रेजिस्टर के लिए, L इंडक्टर के लिए। ठीक है, रख दिया। अब इसका रेसिप्रोकल ऊपर चला जाएगा तो L/R हो जाएगा। ये L क्या होगा? √2L इंटू √2L, यानी L तो एक √L से एक √L कैंसिल, तो बचा क्या? √L/√C, √L/√C और 1/R लिख लिया। तो ये हो गया हमारा क्या? क्यू फैक्टर का फॉर्मूला। अब ये क्यू फैक्टर के फॉर्मूला से एक इंपॉर्टेंट चीज हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर कम रखते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम कम रखते हैं तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V = IR, I = V/R। रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हमने कम किया तो करंट ज्यादा हुआ। करंट ज्यादा हुआ, अगर करंट ज्यादा हुआ, करंट मैक्सिमम करंट ज्यादा हुआ तो क्या हो गया? शार्प रेजोनेंस हुआ। शार्प रेजोनेंस हुआ यानी बैंडविड्थ कम हो गई। ठीक है, बैंडविड्थ कम हो गई, बैंडविड्थ कम हो गई, बैंडविड्थ कम हो गई, बैंडविड्थ कम हो गई तो क्यू फैक्टर बढ़ गया, और क्यू फैक्टर बढ़ गया तो ट्यूनिंग कैसा हो गया हमारा? अच्छा हो गया। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी है, इफ R डिक्रीजेस, R को अगर हम कम करते हैं तो क्या होगा? मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो शार्प रेजोनेंस होगा। शार्प रेजोनेंस हुआ तो बैंडविड्थ घट जाएगा, और बैंडविड्थ कम ही तो चाहिए हमें अच्छे ट्यूनिंग के लिए, और बैंडविड्थ घट गया, बैंडविड्थ घट गया तो क्यू फैक्टर बढ़ गया। सो तो यहाँ पे लिखा है विल बी लो, सो क्यू फैक्टर विल बी हाई फॉर गुड ट्यूनिंग। ठीक है,
अच्छा, तो ये क्यू फैक्टर की बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्यू फैक्टर इन शॉर्ट क्या है? रेशियो है किसका? ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू दी बैंडविड्थ का है, बस इतना याद रखना है। और इसके फॉर्मूला में आर अगर हम घटाते हैं तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो शार्पनेस बढ़ेगी, शार्पनेस बढ़ेगी तो बैंडविड्थ घटेगी, बैंडविड्थ घटेगी तो ट्यूनिंग अच्छा होगा। यानी अच्छा ट्यूनिंग करने के लिए बैंडविड्थ कम होना चाहिए, क्यू फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब आर का वैल्यू हम कम लेंगे, जिसके कारण मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। सो आई होप यह सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब छोटा सा एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पे दिया है इन सीरीज आरएलसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम का एक रेजिस्टेंस है, आर का वैल्यू दिया है। इंडक्टेंस यानी एल का वैल्यू दिया है 50 मिली हेनरी, मिली का कन्वर्जन 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना दिया है? 20 पिको फराड, 20 पिको फराड। पिको को रिप्लेस करेंगे 10⁻12 करके, तो 10⁻12 फराड हो गया। अब दो क्वेश्चन हमें पूछे हैं, एक तो हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताना है, तो पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो में, XL बराबर XC लेके। तो F0 इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट L बाई C। सो ये 1/2 पाई यानी 3.14, L का वैल्यू देके रखा है 50 इंटू 10⁻³ C का वैल्यू देके रखा है 20 इंटू 10⁻12। सॉल्व करोगे तो हर्ट्ज में आंसर मिलेगा 123, 3 डेसिमल पे हमें किलो में मिल जाएगा 159.15। कन्वर्जन किया है हर्ट्ज टू किलो हर्ट्ज सिंपली, अगर ना करो तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है? क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था 1/r अंडरस्क्वायर रूट ऑफ L बाई C। R यानी रेजिस्टेंस का वैल्यू 500 ओम देके रखा है, L का वैल्यू हमें 50 मिली हेनरी यानी 50 इंटू 10⁻³ हेनरी देके रखा है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू 20 इंटू 10⁻12 फराड देके रखा है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्यू फैक्टर का वैल्यू हमें मिल जाएगा 100। क्यू फैक्टर है ये कि इसके पास कोई यूनिट होता नहीं है। सो आई होप क्यू फैक्टर और बैंडविड्थ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।